हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बहुत टाइम पहले से डिमांड आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए। और आज मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया और उस स्टार्ट को बहुत आगे तक ले गए। हमने वहाँ ट्रिक्स पर भी डिस्कस किया, शॉर्टकट्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें देखी। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है ये, इसको समझेंगे। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें, अभी आज हम देखो, आप देख पा रहे होंगे बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिक कंसेप्ट आज की क्लास में फिनिश नहीं होगा, मतलब इसकी नेक्स्ट सीरीज़ भी आएगी, मतलब पार्ट 2 भी आएगा। और फिर उसके बाद मैं ज़बरदस्त आपको थिंक विदाउट इंक का कंसेप्ट दिलाऊँगा, अच्छी अच्छी ट्रिक्स दिलाऊँगा, सुपर ट्रिक्स होंगी, शॉर्टकट्स होंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहिए आप लोग हमारे साथ, इसी तरीके से लाइक कमेंट शेयर करते रहिए कंटिन्यूसली। जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ऑनेस्टली कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स अलॉट मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। टॉपिक को चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, मतलब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन जो वर्ड है, आपने पढ़ा होगा कि मैं थोड़ा सा ये स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड्स और लूँगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो ऐसे टॉपिक हैं, इनकी हम एकेडमिक में बात करते हैं, आई मीन 12th क्लास में बात करते हैं। तो 60% इस होल सिलेबस का 60% है, मतलब 60% मार्क्स आप अप्रोक्सीमेट यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो एक बिग पार्ट है जहाँ पे स्टूडेंट की कमांड होनी चाहिए। और मैं इतना बेसिक आपको दूंगा कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छी कमांड बनाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे साकेस कंसेप्ट के साथ हैं। चलिए, तो डेफिनेशन में मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन TITATION, ठीक है, समझ जाएंगे। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अब देखना, मैं यहाँ बेसिक का मेरा मतलब यही होता है कि एक एक चीज़ का आपको मीन पता होना चाहिए, वाई, इफ़ देन एल्स, ये है तो क्यों है, तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब जस्ट अपोजिट प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते थे, हम लोग डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते थे, डेरिवेटिव बोलते थे। क्या बोलते थे, डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते थे डेरिवेटिव। तो आप बताइए कि ये उसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन को आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए। आई होप कुछ बच्चों के माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि क्या आना चाहिए। देखो, डिफरेंशिएशन, ठीक है, को हम लोग डेरिवेटिव बोलते थे, तो इंटीग्रेशन को क्या बोलना चाहिए। डेफिनेशन बता रही है कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर ये रिवर्स प्रोसेस है, अपोजिट है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। मैं ये आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो आपसे कहेगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन। आप देखेंगे 12th क्लास में ही देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिल जाएंगे कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब आप और हायर क्लास में जाएंगे, आई मीन JEE मेंस की अगर बात करेंगे, तो इस वर्ड को एक और अनदर नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारा नाम है बट टिपिकल है, क्योंकि हम लोगों ने सुना नहीं होता है और हम क्वेश्चन ड्रॉप करके चले आते हैं, ठीक है। तो इसका एक और वर्ड है जिससे नाम से हम जानते हैं, इसका नाम है प्रीमिटिव, ठीक है।
फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस। किसी भी फंक्शन का आपसे प्रिमिटिव पूछेगा, मतलब इंटीग्रेशन पूछ रहा है। किसी भी वर्ड का या किसी भी फंक्शन का आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछेगा, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है। समझ में आया? डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है। तो वर्ड क्या आ गया? एंटी। एंटी में आप समझ पा रहे होंगे इंग्लिश का मीन है। एंटी मोस्टली हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? अपोजिट के लिए यूज़ करते हैं। तो डेरिवेटिव का अपोजिट मतलब एंटी डेरिवेटिव। कंपटीशन में हम इसको प्रिमिटिव नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आगे जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो भी आपको समझ आएगा। एक फॉर्मूले से समझाना चाहूँगा। चलिए, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो इंटीग्रेशन जो टॉपिक है उसको मेजरली, ठीक है, दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। मेजरली हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक इनडेफिनिट, ठीक है, और एक डेफिनिट। ठीक है, मैं शॉर्ट में INT लिख देता हूँ, पूरा इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ। मतलब हम इंटीग्रेशन को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों ही इंटीग्रेशन है, लेकिन ये इसके दो डिवीज़न है जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 12th क्लास में आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, और जो बच्चे 12th वाले वीडियो देख रहे हैं वो आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे पहले, उसके बाद डेफिनेट की बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो वर्ड है इसके बारे में तो आपको जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया, डेफिनेशन बताई, रिवर्स प्रोसेस बताई, और इसके सिनोनिम्स भी बताए। अब हम बात करेंगे कि इनडेफिनेट जो वर्ड क्या है। ठीक है, तो इनडेफिनेट वर्ड के लिए कुछ सेकंड वेट करिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी अभी मैंने इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया था। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा, वो ये कि एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव f(x + c), ठीक है, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? x के रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव कितना आएगा? जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं? x के। तो फंक्शन का क्या हो जाएगा? f' हो जाएगा, और ये जो c है इसका कितना हो जाएगा? 0। तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने d/dx किसका किया? d/dx किसका किया? f(x + c) का किया, तो हमें क्या मिला? f' मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ? और मैं डेफिनेशन में आपको बार बार एक चीज़ रिकॉल कर रहा हूँ, फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब किसी चीज़ का अगर आपने क्या किया? डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आया, दोबारा से रिपीट करता हूँ, डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो वापस यही मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन जिस चीज़ का आपने किया था उसका आंसर ये आया, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ f' अगर हम करेंगे, ठीक है, तो डैश हट जाएगा। ठीक है, आप चाहे कैपिटल लिख सकते हैं या डैश हटा दीजिए, f(x + c) बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और जो मैंने अभी यहाँ नहीं लिखी है वो आपको दिख जाएगी। आपने देखा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? x के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन में भी वो चीज़ लिखी जाती है, वो ऐसे लिखी जाएगी, f' × dx = f(x + c)। मतलब हमने f' का डेरिवेटिव किया तो कितना आया? f(x + c) आया। ठीक है, रिजल्ट आपको समझ में आया। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? f' आ गया। f' का हमने इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में तो f(x + c) आ गया। तो आपने देखा, थोड़ा सा आपको यहाँ फॉर्मूले से भी समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। डेफिनेशन से समझाया, उसके बाद हमने इस एग्जाम्पल से आपको समझाया। एग्जाम्पल डाल लीजिए, फॉर्मूला डाल लीजिए वैसे, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इस तरीके से आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैंने कहा कुछ सेकंड वेट कर लिए, इस वर्ड का मीन भी समझाऊंगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो आया f' का, जब आपने क्या लिया? इंटीग्रेशन लिया, तो f(x + c) आया। f(x + c) आया, तो f(x) के बारे में तो आपको पता है, रिजल्ट है। c कहाँ से आया? तो c को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। c मीन्स होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है,
थोड़ा सा आप वेट करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, मैं और इसको डीप में एक्सप्लेन करूँगा। सी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे जो फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने देखा कि सी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है मतलब कि इसकी वैल्यू किसी दिन क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो इसका मतलब सी क्या है, फिक्स नहीं है। किसी क्वेश्चन में इसकी सी की वैल्यू 1 होगी तो किसी में 2 होगी, किसी में -1 होगी, फ्रैक्शन में हो सकती है, रूट में हो सकती है। ठीक है, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ सी जो है सी बिलोंग्स टू आर। सी है वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, ठीक है, और होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सो ऑन, सारे नंबर्स इसमें शामिल हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ने के बाद। ठीक है, तो सी कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन में। तो आपको समझ में आया कि सी क्या है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है कि सी की वैल्यू हर क्वेश्चन में डिफरेंट होती है, कभी 1 होगी कभी 2 होगी। तो सी फिक्स नहीं है, मतलब सी क्या है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नहीं है इसका मतलब सी क्या है, इनडेफिनेट। अगर सी इनडेफिनेट है सो वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब जिस इंटीग्रेशन में आप सी का साइन लगाते हैं वो इंटीग्रेशन हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। क्यों इनडेफिनेट होता है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, सी की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, लेकिन मैं अभी सी के बारे में बताऊंगा कि सी और भी कुछ खूबियां होती हैं, इसमें खासियत होती हैं जो आप अभी समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये चीज़ समझिए कि इंटीग्रेशन में हमने इनडेफिनेट क्यों बोला, ड्यू टू सी के आने की वजह से इसका नाम बदल जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से मूव करते रहेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको सी के बारे में मैं बताने जा रहा था, थोड़ा सा और बताऊंगा, पहले सी के बारे में फिर और आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने आपसे अभी बोला यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था f ऑफ x प्लस c। तो आप ध्यान से देखिए कि x के रिस्पेक्ट में किया, आंसर है f ऑफ प्लस c। c के बारे में मैंने क्या बोला, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पहली चीज़ ये नंबर 1, मैं एरो लगा के लिख लेता हूँ इस तरीके से, स्टार करके, इसी के लिए लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसी के लिए हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो हमने अभी लिखा ही था। ठीक है, दूसरा ये C बिलोंग्स टू R, C बिलोंग्स टू R। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो C है, इसको एक और स्पेसिफिक नाम से, एक स्पेसिफिक वर्ड से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जनरली लैंग्वेज में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, लेकिन अब सी के बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो एक्चुअल में जो कांस्टेंट होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट का एक टाइप है, टाइप ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैंने क्या बताया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्पेलिंग पे थोड़ा नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग भी हो सकती है। ठीक है, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट होता है, आई थिंक VI होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। जो आर्बिट्रेरी जो वर्ड है इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल, दैट इज मीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझाता हूँ कैसे। जो C है वो मैं इधर लिख देता हूँ कांस्टेंट, और इधर लिख देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, मैंने इधर लिखा वेरिएबल और इधर लिखा कांस्टेंट। आपने देखा बीच में कौन आ रहा है, C। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट और वेरिएबल की मिडिल टर्म होती है। मतलब ना तो ये कांस्टेंट होता है प्योर, और ना तो ये प्योर वेरिएबल होता है। समझाता हूँ कैसे। वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट, इट विल टेक एनी वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, ये एक टाइम में कितनी भी वैल्यू ले सकता है। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x - 2 x - 3 इज इक्वल टू 0। तो वेयर x इज इक्वल टू 2 और 3, x की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है। तो आपने देखा एक्चुअल में x क्या है, वेरिएबल है, दो वैल्यू एक साथ ले रहा है।
बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये है सी बिहेव तो करता है वेरिएबल की तरह, बट एक क्वेश्चन में अगर उसने एक वैल्यू ले ली तो अब उस क्वेश्चन में, ठीक है, इट कांट टेक अनदर वैल्यू, मतलब ये फिक्स हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि इस क्वेश्चन में अगर c = 1 हो गया तो अब ये 1 हो गया, अब ये ना 2 हो सकता है, ना -1 हो सकता है, ना 0 हो सकता है। तो आपने देखा पहले तो वेरिएबल बना क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, इसने एक वैल्यू एक्सेप्ट की, वो वैल्यू ली 1 लेने के बाद ये फिक्स हो गया। और फिक्स होने के बाद इसकी वैल्यू किसकी तरह काम करने लगी, कांस्टेंट की तरह काम करने लगी। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा अब ये चेंज नहीं होगी। तो मैंने आपको ये समझाया है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट की मिडिल टर्म होती है। कुछ कैरेक्टर वेरिएबल के होते हैं और कुछ कांस्टेंट के होते हैं, तब उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब ये फाइनल कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला, किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती नहीं है, ठीक है, मतलब सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन अगर उसने वैल्यू एक कंसीडर कर ली, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर उसने सी की वैल्यू ले ली, कोई भी वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो कांस्टेंट भी बन जाता है और वो वेरिएबल भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो x एक बार में 2 वैल्यू ले रहा था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक बार में एक क्वेश्चन में केवल एक ही वैल्यू लेता है। आई होप मैंने जो चीज़ आपको समझाई वो बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता ही दिया, थोड़ा सा और जान लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ तो सी बता दिया मैंने, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। अगर आप देखें 12th क्लास की मैं बात करूँगा, आप अपनी बुक पे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2 इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब यही है कि आप क्या करेंगे, f' मतलब किसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो हम उसको इंटीग्रल बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आपने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो यहाँ पे जो x है वो क्या है डियर फ्रेंड्स, वो है इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद जो आउटपुट आता है ये, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, GRAND, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। अच्छा, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो साइन है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, SIGN, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मैं शॉर्ट में INT लिख देता हूँ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस पूरे को अगर देखा जाए, इस पूरे को अगर कंप्लीट बोला जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ एरो लगा के लिख देता हूँ कंप्लीट, देखो होल पे लगाया है मैंने। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन, INT मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f, मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन, या ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, अगर ये प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी हायर लेवल की बात करूँगा। अगर जो बच्चे PCM हैं उनके पास, उन्होंने देखा होगा कि वो कुछ इस तरीके की चीज़ें देखते होंगे कि इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है, साइन बना होता है, और यहाँ पे सपोज करिए कुछ भी फंक्शन में गिवन होगा, मैं f(x) dx ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे ये लगा होता है, ये भी इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे जो होता है वो डियर फ्रेंड्स होता है इंटीग्रेशन अबाउट अ लूप। लूप का मतलब ये कि ये इसी के अंतर्गत चलता रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अबाउट अ लूप मतलब ये कि इस सर्कल में ही चलता रहेगा। सर्कल का मतलब जो कंडीशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ये फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, ये भी इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, धीमे धीमे हम चीज़ों में आगे बढ़ते रहेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है वैसे सम होता है, सम करना होता है। मैं समझाता हूं, आप लोगों ने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपने देखा है कि आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, फॉर्मूले से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। वैसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है जिसको हम लोग लिमिट एज अ सम कहते हैं। जो 12th पास आउट बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे, लिमिट एज अ सम उन्होंने पढ़ा है। जो 12th कर रहे हैं वो बच्चे आगे देखेंगे कि लिमिट एज अ सम एक टॉपिक आएगा, इसको इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल बाय इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सम की एक एडवांस फॉर्म है। जब आप लिमिट एज अ सम कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, आप सम करेंगे और बाद में आके इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेन हैं, मैं आज की क्लास में सारे मेन नहीं लूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा एक फार्मूले की। नाउ सी डियर फ्रेंड्स,
जनरल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे। इंटीग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारा होता है x टू द पावर n dx, ठीक है, x टू द पावर n dx। देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x टू द पावर n, ये x लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। जिन बच्चों ने प्लस सी भी आएगा, आपको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जिन बच्चों ने रिलेशन और फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, उनको पता होगा कि वेयर n कैनॉट बी -1, यहाँ पे n -1 नहीं हो सकता, वरना पूरा गेम पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। देखो n -1 होते ही ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं। और अगर n यहाँ पे -1 नहीं हो सकता तो n -1 यहाँ भी नहीं हो सकता। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसको हम जनरल फार्मूला तो बोलते हैं, बट ये एक जगह वर्क नहीं करता, वो है -1 के लिए, ठीक है, -1 के लिए वैलिड नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अगर ये -1 के लिए वैलिड नहीं है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला बना होगा, हाँ बना हुआ है। अगर x -1 dx लिखा हुआ है, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/x dx, ठीक है। इसका मतलब होता है log mod ऑफ x प्लस सी होता है, log mod ऑफ x प्लस सी, ठीक है। इसको हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया और रिवर्स प्रोसेस बताई। रिवर्स प्रोसेस से मैं यहाँ पे एक चीज़ और जल्दी से बताना चाहूँगा कि अगर आप इसी फॉर्मूले में बात करते हैं किसकी, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये आना चाहिए, डेफिनेटली यही आएगा। देखिए ज़रा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखें, आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसके लिए n प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 पहले ही बाहर आ जाएगा। और आप पहले किसका करेंगे, पावर का करेंगे, तो पावर आगे आती है डेरिवेटिव के कंसेप्ट से, आपको पता होगा, और पावर में से एक कम हो जाता है डियर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ओनली n रह जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम c का करेंगे, तो c क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में यू नो वेरी वेल इट विल बी 0, सही बात है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपने क्या देखा, x टू द पावर n आंसर आ गया। तो आपने देखा कि x टू द पावर n ये आ गया, ठीक है। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो आपने क्या देखा, जब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो x टू द पावर n आया, और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किया तो ये आया। मैंने आपको एक बार फिर बता दिया कि रिवर्स प्रोसेस किस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले देके जा रहा हूँ, वो फॉर्मूले बेहद यूज़फुल हैं, आप नोट करेंगे। इसी के साथ ही हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले नोट करेंगे आप। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर फॉर्मूलाज। अगर आपने ये लर्न कर लिए सारे तो चीज़ें इतनी स्मूथली हो जाएंगी कि यू कांट बिलीव इट, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक्चुअल जो मेन है वो फार्मूला का है। उसके बाद हमारी पंचुअलिटी मतलब कैलकुलेशन, ठीक है, कितनी स्ट्रांग है वो, तो आप इन सब को समझिए, ठीक है। बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस है, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो आपको अपोजिट लर्न करना है, आपको सोचना है कि साइन x, जो आपको ये सोचना है कि जो cos x है वो किसका डेरिवेटिव हुआ करता था, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से करना है, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, आपको फॉर्मूला उसी तरीके से लर्न करना है। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पार्ट 1 में इतना ही है, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चैनल को फैला दीजिए मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में जाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर